Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7। ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये। जनरली बच्चे इसको करते नहीं है क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज है तो छोड़ देते हैं, बट इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं तो हम इसको करेंगे अच्छे से और आप देखिएगा वन बाय वन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज है और चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10 मैथमेटिक्स देखते हैं। तो बच्चे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें लिखा है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3, यानी कि दो फ्रेंड्स हैं एनी एंड बीजू, उनकी जो एज का डिफरेंस है वो 3 है। मैं अपने समझने के लिए यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। ओके, आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो है बच्चे एनीज फादर धर्म। ओके, एनीज फादर धर्म ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, यानी कि जो एनी के फादर है धर्म वो एनी की एज से ट्वाइस है, यानी कि दुगने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने समझने के लिए लिख रहा हूँ, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आगे मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन में लिखा है एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, यानी कि जो बीजू है वो अपनी सिस्टर कैथी से दुगना है। ठीक है, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक भी। तो आगे लिखा है बेटा द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, यानी कि धर्म और कैथी की जो एज है उसका डिफरेंस 30 ईयर्स है। फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा था कि बेटा दो फ्रेंड्स हैं एनी एंड बीजू जिनकी एज का डिफरेंस 3 ईयर्स है। ठीक है ना, 3 साल दे रखा है। ओके, और आगे कहता है कि बेटा जो एनी के फादर हैं यानी कि धर्म वो एनी की एज से डबल है, ट्वाइस है। और फिर आगे लिखा है कि बेटा जो बीजू है वो अपनी बहन यानी कि सिस्टर कैथी की एज से दुगना है। ठीक है, बीजू डबल है कैथी की एज से, है ना। ओके, तो कहता है कि द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म, जो कि कैथी एंड धर्म की जो एज का डिफरेंस है वो कितना बच्चे 30 साल है, 30 ईयर्स है ना। तो फाइंड करो आप एज एनी और बीजू की। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसी को हम लेट करते हैं ना। तो मैंने लेट कर लिया, लेट द एज ऑफ एनी एंड बीजू बी एक्स ईयर एंड वाई ईयर रिस्पेक्टिवली, है ना। मैंने एनी की एज को एक्स ईयर मान लिया है और बीजू की एज को वाई ईयर मान लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आगे की बात करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों की एज का जो डिफरेंस था वो 3 इयर्स था बच्चे। तो मैं कह सकता हूं x माइनस वाई इक्वल टू 3, कह सकता हूं ये? नहीं कह सकता बेटा, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एनी बड़ी है या फिर बीजू बड़ा है ना। तो दोनों में से कौन एल्डर है हम ये नहीं पता है। तो अगर लेट सपोज बीजू बड़ा हुआ तो ये माइनस में आना चाहिए, है ना। और अगर एनी बड़ी हुई तो ये पॉजिटिव एज इट इज आना चाहिए। तो हमें नहीं पता कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो इसीलिए हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन कंसीडर करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और आगे देखते हैं फिर। अब आगे कहता है कि बेटा जो धर्म है वो एनी की एज से दुगना है ना। तो पहले धर्म की एज देख लेते हैं। तो धर्म से एज, तो धर्म से एज बेटा जो एनी थी उसकी एज से डबल है ना। तो एनी कितने की थी बेटा, एक्स, तो इससे डबल है तो ये 2x हो जाएगा, है 2x ईयर। ठीक है, सिमिलरली कैथी की एज भी देख लेते हैं। तो कैथी की एज कितनी थी बच्चे, देखो कैथी के लिए बोला था कि कैथी जो बीजू है वो कैथी से डबल है, यानी कि बीजू अगर कैथी मान लो 5 साल की होगी तो बीजू 10 साल का होना चाहिए। भाई बीजू डबल है ना कैथी से, है ना। तो मैंने बीजू को माना था वाई, है ना। तो अब 2 मिनट के लिए जरा समझने की कोशिश करो। ठीक है, जो कैथी होगी आप देखो ना, बीजू की एज की हाफ है ना, है ना। तो अगर इसकी एज वाई होगी तो इसकी एज वाई अपॉन 2 ही तो होनी चाहिए। आप चेक करो ना, 10 का अपॉन 2 ही तो करो तभी तो 5 आएगा ना, है ना। तो कैथी की एज कितनी आ गई बच्चे, वाई अपॉन 2, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ऑल्सो सेकेंड सिचुएशन बनाते हैं। अब बोला ये गया था कि धर्म और कैथी की जो एज में डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है बच्चे, 30 साल का डिफरेंस है ना। दोनों की एज में 30 साल का डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात बताना, देखो एक रिलेशन को समझो, है ना। एक्चुअली क्या है कि धर्म कह रहा हूं मैं, एनी और बीजू जो है वो दोनों फ्रेंड्स हैं। अगर फ्रेंड्स हैं तो ये हम मान सकते हैं कि हम उम्र होंगे, है ना। मतलब ये तो नहीं है कि एक 10 साल का है तो एक 30 साल का होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो लगभग ऑलमोस्ट दोनों की एज सेम सी होगी। ठीक है ना, थोड़ा सा। तो आप ये मान लो कि ये दोनों जो है फ्रेंड्स हैं तो इट मीन्स ये लगभग सेम एज के होंगे, है ना। तो अब एक बात देखिए कि जो इसके एनी के जो डैडी होंगे, एनी के जो डैडी होंगे ऑब्वियस सी बात है वो बड़े होंगे, है ना, इन दोनों से ही। ठीक है, और अब ये क्या था, बीजू था। तो बीजू की जो सिस्टर है कैथी, वो ऑब्वियस सी बात है छोटी है ना। यानी कि धर्म की एज से बीजू की जो सिस्टर है कैथी वो छोटी है ना।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि धर्म की एज में से कैथी की एज को माइनस करेंगे हम। तो धर्म की एज क्या थी बच्चे, आप देखिए धर्म की एज थी 2x और कैथी की एज थी y/2। तो यहाँ पे 30 साल का डिफरेंस था। मतलब मैं ये कह रहा था कि जैसे कि हमें यहाँ पे नहीं पता था कि कौन बड़ा है दोनों में से, तो हमने प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर किए थे। बट मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बेटा, क्योंकि सिचुएशन को हम फील कर सकते हैं, अगर मैं सिचुएशन को फील करूं तो मुझे समझ में आता है कि धर्म डेफिनेटली कैथी से बड़ा होगा, क्योंकि कैथी तो बेटा बीजू से भी छोटी है ना। आप खुद देखो ना, बीजू से भी तो छोटी है कैथी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है धर्म तो बड़ा ही होगा ना इससे, कैथी से। तो फिर दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू 30, है ना। तो यहाँ पे प्लस का 30 लेंगे, प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब आप इसको 1 बाय 1 किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ पहले, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं आपस में, तो मुझे एनी और बीजू की सेपरेट एजेस मिल जाएंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं एक बार ना। तो देखो मेथड हमने सारे मेथड सीख लिए हैं, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो दो सिचुएशन है, एक बार हम इसको +3 लेके इसके साथ सॉल्व करेंगे, एक बार इसको -3 लेके इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आपने लिखना हो तो आगे लिख सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, जिस भी मेथड से आप सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो मैं दो केस बनाऊंगा यहाँ पे, है बच्चे, एक इस तरफ एक इस तरफ, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा एक नेगेटिव। तो थोड़ा सा इसको चलो पास कर लेते हैं। ये था बच्चे x माइनस वाई इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिया +3, ठीक है। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन ये थी बच्चे, इसके साथ में ये लेनी है ना। तो एक काम ना करूँ, मैं इसको 2 से इंटू करा देता हूँ, देखो ना मेरे डबल फायदा हो जाएगा, एक तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा और फिर सेम मेरे को कोफिशिएंट इक्वल भी मिल जाएंगे एलिमिनेशन मेथड के लिए। तो मैंने इसको 2 से इंटू करा के लिखा, तो ये हो गया 2 टू द 4x, भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये -y बचेगा खाली, और ये हो जाएगा 60। चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। एक सिचुएशन ये रही और एक सिचुएशन इस तरफ बना लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना लेना है इस बार, -3 लेना है ना। और ये तो एज इट इज आने वाली है, यानी कि 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, ठीक है, सेम ही आएगी। तो अब देखते हैं दोनों को सॉल्व करके। तो बच्चे देखो दोनों के साइन नेगेटिव है, तो इट मीन्स सॉल्व नहीं होगा, तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे ना। तो ये प्लस का कर दिया, अब ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 4x माइनस का है, x प्लस का है, तो बच्चे माइनस का आने वाला था हमारे पास 3x, है ना। तो 3x आ गया। अब 60 में से 3 गया तो बेटे 57 आएगा, आप चेक कर सकते हैं माइनस का, ठीक है। और इसके बाद x की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ यहाँ से, तो 57/3। अब 3 से कैंसिल हो जाता है, 1 टाइम्स में 5, तो बचा 2 और 9 टाइम्स, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 19 ईयर आ गई, है ना, ठीक है। अभी इसको मैं यहीं पे रखता हूँ, यहाँ से भी सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से देखूँ, या चलो पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूँ पूरा, छोड़ो इसको बाद में करते हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, है ना, ऊपर वाले में पुट कर देता हूँ, थोड़ी सी छोटी है तो y निकल जाएगा। तो मैंने इसको पुट किया बच्चे, तो x की जगह तो आ गया 19 माइनस वाई इक्वल टू 3 था, है ना। तो देखिए माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाने वाला था, और ये 3 इधर आके माइनस होने वाला था। तो दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए, 19 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो ये दोनों आंसर्स आ चुके हैं हमारे पास। अब इधर से देखते हैं इधर से क्या आती है सिचुएशन। तो सिमिलरली वही साइन चेंज किया हमने, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 4 में से माइनस का 3x आने वाला था, और यहाँ पे माइनस माइनस इस बार प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। ओके, तो माइनस से माइनस और 3 से 21 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बच्चे x की वैल्यू आपको 21 ईयर मिली है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया था क्वेश्चन में कि दोनों में से बड़ा कौन है। अगर ये बता दिया होता तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते थे, है ना। चलिए अब देखते हैं, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसी वाली में, ये छोटी इक्वेशन लग रही है थोड़ी देखने में। तो x की वैल्यू 21 माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब ये 21 तो एज इट इज, ये -3 था इधर आके +3 हो जाएगा, और ये -y था उधर जाके +y हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, चेक कर लो, 21 और 3 24 ईयर आएगी ना। तो y की वैल्यू यहाँ से 24 ईयर आ गई, ठीक है। तो अब आप आंसर लिख दीजिए। आंसर आपके देखो एक ये है, एक ये है, डबल डबल आंसर है ना। तो एक बार ये लिख सकते हैं आप, एक बार ये लिख सकते हैं। तो हैंस आप लिख देना आंसर में, हैंस द एज ऑफ एनी बी 19 ईयर एंड द एज ऑफ बीजू बी 16 ईयर, है ना। और करके फिर आप लिखेंगे द एज ऑफ एनी इज 21 ईयर एंड द एज ऑफ बीजू बी 24 ईयर। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। एक बार नोट देखते हैं बेटा, एक बार सेकंड क्वेश्चन ना
कहता है कि वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड्स आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक फ्रेंड कहता है दूसरे फ्रेंड से कि अगर आप मेरे को 100 रुपीज़ देंगे तो मैं तुमसे डबल रिच यानी कि अमीर हो जाऊंगा, है ना। ठीक है। द अदर रिप्लाइज, जो दूसरा फ्रेंड है वो रिप्लाई करता है कि इफ़ यू गिव मी 10, अगर आप मेरे को 10 दोगे तो आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं आपसे 6 गुना ज़्यादा रिच हो जाऊंगा, है ना। कहता है कि टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, यानी कि आपने ये बताना है कि उनके पास कितना कितना पैसा है सेपरेटली, है ना। तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया कि दोनों को एक नाम दे दिया बच्चे, कि पहले वाले फ्रेंड को ए बोल दिया और दूसरे वाले फ्रेंड का नाम बी रख दिया, है ना। अब मैंने मान लिया, क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी है वो चीज़ हमने लेट करनी होती है जनरली, तो लेट कर लिया ए के पास x रुपये है ना, और बी के पास y रुपीज़ है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे जो ए था वो बी से बोल रहा था कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो। तो देखो उसके पास कितने रुपए हैं बच्चे, अभी ए के पास x है ना, तो जब ये इसे 100 रुपये लेगा तो ये x प्लस 100 हो जाएगा, और बी के पास कितने हैं बच्चे, चेक कर लो, y रुपीज़ है, और जब ये इसको 100 रुपये दे देगा तो इसके पास से 100 रुपये कम हो जाएंगे, है ना, सीधी सी बात है। अभी कह रहा था कि मैं तुमसे डबल अमीर हो गया हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल करना है तो ये तो डबल हो चुका है ना, तो मैं इसमें 2 का इंटू कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। हमें तो इक्वेशन बनानी है वैसे भी, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, है ना। तो x माइनस 2y इक्वल टू, देखो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस का 200 और माइनस का 100 डायरेक्ट लिख दो, माइनस का 300, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऑल्सो सेकेंड सिचुएशन में बी ने रिप्लाई किया कि अगर आप मेरे को कितने दे दोगे बच्चे, 10, है ना, 10 ही लिखा था ना, हाँ 10, ठीक है। अगर आप मेरे को 10 दे दोगे तो मैं आपसे 6 टाइम्स हो जाऊंगा, है ना बेटा, कितने टाइम्स हो जाऊंगा, 6 टाइम्स। तो देखिए अब इसने रिप्लाई किया था यानी कि बी ने कि आप मेरे को 10 दे दो, यानी कि इसके पास कितने हैं बच्चे, इसके पास x है, इसने इसको 10 दे दिए तो इसके पास अब 10 ज्यादा हो गया, पहले y थे अब 10 ज्यादा हो गया, लेकिन इसके पास 10 कम हो गया ना बेटा। लेकिन अब ये कह रहा था कि मैं अब तुमसे 6 गुना अमीर हो चुका हूँ, है ना, ये कह रहा था ना। तो अगर मेरे को दोनों को इक्वल करना है तो मैं इसमें 6 का इंटू कर दूं, दोनों बराबर हो जाएंगे फिर, है ना। ठीक है, तो देखते हैं इस इक्वेशन को भी, ये है 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10, है ना। तो 6x माइनस वाई इक्वल टू, देखो माइनस 50 रहेगा ना, देखो सॉरी माइनस 50 कह रहा हूँ, 70 हो जाएगा, है ना। देखो ये 60 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस के 10 के साथ ऐड होके 70 हो जाएगा, है ना। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। और अब मेरे हिसाब से अब बहुत इजी हो चुका है, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, है ना। और अगर मेरे से करवाना चाहते हो तो ये लो, इसको मैं 2 से इंटू दिखा दूंगा तो ये 2y इक्वल हो जाएंगे। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 और 2, है ना, तो देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, ये तो एज इट इज आ गई, इसमें मैंने 2 का इंटू करा दिया तो ये हो गया 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140, है ना। अब देखो साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये सेम है ना, तो ये भी और ये कैंसिल हो गया। अब देखो 12 में माइनस का है और x प्लस का है, तो माइनस का 11x आएगा नहीं आएगा, और इज इक्वल टू में देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 0 4 और 3 और 1 4, माइनस का 440, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 से 4 टाइम्स में 44 और 0 एज इट इज, तो x की वैल्यू तो आ गई बच्चे 40, ठीक है। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चलो इसमें कर देते हैं, है ना, या सेकंड में कर देते हैं। तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। तो सेकेंड में पुट किया हमने, दैट इज 6 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चे 40 थी, माइनस वाई इज इक्वल टू 70, ठीक है बेटा। ओके, तो देखो 6 चौक 24, 6 4 24 होता है ना, और 0 एज इट इज, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 70, और ये माइनस वाई था, इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ गया, देखो ना 0 का तो 0 आ गया, अब 14 में से 7 गए तो 7 बचा, यहाँ पे 1 बचा तो 170 आ गया, ठीक है। चलो एक बार इसको वेरीफाई करके देखते हैं, है ना। चलो पहली इक्वेशन से रिलेट कराते हैं। देखो पहली इक्वेशन में क्या कह रहा था, पहली इक्वेशन में अब देखो इन दोनों के पास आपको पता चल गया ना, ए के पास 40 रुपए, बी के पास 170 है। पहली इक्वेशन में इसने बोला था ए ने कि भाई आप मेरे को 100 रुपए दे दो, तो जब इसके पास 40 थे, इसने 100 रुपए लिए तो इसके पास कितने हो गए, 140 हो गए ना, और इसके पास अब कितने हो गए जब इसने 100 रुपए दे दिए तो इसके पास 70 रह गए,
ठीक है, तो इसने क्या बोला था कि मैं तुमसे दुगना भी हो जाऊंगा। आप चेक करोगे दुगना हो रहा है, नहीं हो रहा, 70 का दुगना ही तो है 140, है ना। हाँ तो बिल्कुल यहाँ तक ठीक। इसके बाद बच्चे बस आपने क्या लिख देना है, इसका आंसर लिख देना है, ठीक है ना। तो हैंस ए हैज ए के पास कितने रुपए बेटा, 40 रुपीज, है ना, रुपीज 40, एंड बी हैज रुपीज 170। ठीक है बच्चे, ये इसके आंसर हो गए। आप इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं ना। कहता है कि अ ट्रेन कवर्ड, देखो वैसे तो ट्रेन के क्वेश्चन मैंने काफी सारे करा दिए हैं और मैंने आपको बताया भी था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप इसको अच्छे से करें, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को। कहता है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कहने का मतलब ये है कि ट्रेन जो है वो कवर करती है अपने सर्टेन डिस्टेंस को अपनी यूनिफॉर्म स्पीड में, यानी कि जो उसके लिए एक निर्धारित स्पीड होती है ना। ओके आगे कहता है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, यानी कि जो भी उसकी स्पीड निर्धारित की गई थी, जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, उससे अगर ट्रेन 10 किलोमीटर अपनी स्पीड तेज कर ले, 10 किलोमीटर पर आवर, तो कहता है कि इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, तो उसको अपनी जर्नी कंप्लीट करने में 2 घंटे कम लगेंगे अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर लेता है तो, है ना। और आगे लिखा है देन द शेड्यूल टाइम, कहता है कि एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर लेगी तो कहता है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो उसको अपने शेड्यूल टाइम से 3 घंटे ज्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। वो तो खैर अंडरस्टूड है कि यार जब धीरे चलेगी तो देर में पहुंचेगी, है ना, तेज चलेगी तो फिर जल्दी पहुंचेगी। आगे कहता है शेड्यूल टाइम फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, आपने ये निकालना है कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, है ना। तो देखिए एक बात को समझो, देखो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, स्पीड इनटू टाइम होगा, चेक कर लो आप। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मेरे को स्पीड और टाइम दोनों निकालने पड़ेंगे, है ना, तभी मैं डिस्टेंस निकाल पाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को स्पीड और टाइम भी निकालना पड़ेगा और मेरे को कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या करा कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, मैंने ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड यानी कि जो यूनिफॉर्म स्पीड थी उसको लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, और एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी बी y किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो टाइम लेती है जर्नी को कंप्लीट करने में और इस स्पीड से ना, इस स्पीड से उसको मैंने मान लिया कि y आवर्स लेती है वो। तो बच्चे अब मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितना आ गया बच्चे, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर द ट्रेन, देखो कितना कवर करती है, स्पीड कितनी थी ये और टाइम कितना था ये, तो x y लिख दो बेटा, यही आएगा ना, देखो ना स्पीड और टाइम y है तो x y आ गया, इतना डिस्टेंस, यानी कि ये किलोमीटर में आएगा, है ना, क्योंकि स्पीड हमने किलोमीटर में लिया ना, तो डिस्टेंस आपका आ गया इतने किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर ट्रेन अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, पहले उसकी स्पीड थी x, अब उसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, न्यू स्पीड x प्लस 10, इतने किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है, बात को समझो। तो बच्चे उसको जो टाइम लग रहा था पहले, है ना, पहले उसको टाइम लग रहा था y घंटे, अब उसको टाइम लगेगा 2 घंटे कम, यही तो बोला था उसने कि 2 घंटे कम लगेंगे भाई। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े दोबारा से, है ना, उसने ये बोला था कि अगर वो बढ़ा देगा अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर तो उसको 2 घंटे कम लगेंगे, पहले जितने भी लगते थे, मान लो कि पहले 12 घंटे लगते थे तो अब 10 घंटे लगेंगे, भाई जल्दी पहुंचेंगे ना ट्रेन अगर स्पीड से चल रही है तो। अच्छा हाँ, एक बात और आपको बता दूं, मैं एक बात और क्लियर करा दूं बच्चे, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊं या घटाऊं उससे डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यार। देखो ना, अगर मेरे को दिल्ली से मान लो आगरा जाना है ना, तो मैं अपनी स्पीड कुछ भी रखूंगा, इसके बीच का अगर डिस्टेंस 200 किलोमीटर है तो वो 200 किलोमीटर ही तो रहेगा, डिस्टेंस पे थोड़ा ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, चाहे मैं कितनी भी तेज गाड़ी चलाऊं या फिर कितनी भी स्लो चलाऊं, है ना, तो डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है स्पीड को अप या डाउन करने से, ये बात याद रखना। अच्छा तो अब देखते हैं बच्चे, समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, अब देखो आपके पास स्पीड भी है टाइम भी है, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आएगा। तो देखो ना, अभी तो देखो ना, यही तो फॉर्मूला था ना, स्पीड इनटू टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आएगा। तो स्पीड कितनी है बच्चे, x प्लस 10, है ना, और टाइम कितना है बच्चे, y माइनस 2। तो क्या आया चेक करो, डिस्टेंस आया। अब डिस्टेंस तो मेरे पास है x y, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आप चाहे स्पीड को अप या डाउन कुछ भी करते हो, तो डिस्टेंस तो सेम रहने वाला था, कांस्टेंट, है ना। ओके तो अब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया देखो एक्स वाई, फिर इसको किया तो माइनस का 2x प्लस का 10y और माइनस का 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो जाकर नेगेटिव हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा वैसे भी। ओके तो अब क्या बचा, माइनस का 2x प्लस का 10y
और ये उधर जाएगा तो ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का 20 हो जाता है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ और सेकंड सिचुएशन देखते हैं एक बार। इसको रख कर देता हूँ नीचे और सेकंड सिचुएशन देखेंगे। तो सेकंड सिचुएशन में बोला था कि अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, स्लो कर दी जाए, तो पहले कितनी थी ट्रेन की स्पीड, x थी भाई, ओरिजिनल तो ये है ना, अब कम कर दी तो x माइनस 10 हो गई। और अब कह रहा था कि टाइम उसको कितने ज्यादा लगे बेटा, 3 घंटे ज्यादा लगे। ऑब्वियसली बात है, जब स्पीड स्लो चलेगी तो देर में पहुंचेगी ना, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे थे। तो पहले टाइम था y, अब लग रहा है y+3, और स्पीड इंटू टाइम करो तो डिस्टेंस आएगा। अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट हमें दे रखा है xy, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो ये xy, ये प्लस का 3x और ये माइनस का 10y और ये माइनस का 30 इज इक्वल टू xy। ये xy तो कैंसिल हो गया, है ना। तो बचा क्या बच्चे, चेक करो, 3x माइनस का 10y इज इक्वल टू 30, यही आ रहा है ना। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इन दोनों को मैं किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, बट यहाँ पे देखो ना, अगर आप एलिमिनेशन करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। मोस्टली क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करो आप, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के ऊपर वेरी करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको उसी मेथड से किया जाता है ना। तो ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट कितनी है बच्चे, 2x और प्लस का 10y इज इक्वल टू 20, और सेकंड कितनी है, 3x माइनस का 10y इज इक्वल टू 30। देखो साइन भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी चेंज है। अब 3 में से 2 गया तो x बचेगा भाई, 3 2 5 50 हो गया, आप चेक कर सकते हो। तो यानी कि आपको ये तो पता चल गया कि जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है, x, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, किलोमीटर पर आवर। अब इसकी वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे को टाइम भी पता चल जाए। चलो फर्स्ट में कर लेते हैं ना। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 50, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट में देखते हैं। तो फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट थी बच्चे माइनस का 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आपके पास है 50, ठीक है, प्लस का 10y इज इक्वल टू 20, है ना। ओके, तो देखो ये तो हो गया 100 दोनों को मल्टीप्लाई करके, बट माइनस का 100 ना, उधर जाके प्लस का कर दूं भाई, माइनस का इधर है, उधर जाएगा तो प्लस का 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू आप चेक कर लो, ये हो गया 120 अपॉन में 10, यानी कि ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल सही मार्क है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि मान लो कि 12 घंटे इसको लगते हैं, तो 12 ही लग रहे थे इसको, तो y आवर्स, है ना। अब मेरे पे टोटल टाइम भी आ गया कि कितने घंटे लग रहे थे, और x भी आ गया। तो देखो ना, मैं टोटल डिस्टेंस, मेरे को फाइंड द टोटल डिस्टेंस करना था ना, तो मैं निकाल सकता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा बस, है ना। तो हैंस टोटल डिस्टेंस या फिर रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी कह सकते हैं। रिक्वायर्ड मतलब जो आपसे बोला गया करने लेने के लिए, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इक्वल टू XY था, है ना। और x की वैल्यू कितनी थी बच्चे, 50 थी, और y की वैल्यू 12 थी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 और 0 एज इट इज, यानी कि 600 किलोमीटर। इट मीन्स 600 किलोमीटर ये अपनी जर्नी कंप्लीट करती है डेली, है ना। ओके, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बिफोर दैट आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज। ओके, आगे कहता है कि फुल स्टॉप के बाद इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, यानी कि कहने का मतलब समझो, कहता है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, यानी कि 3 स्टूडेंट्स अगर एक्स्ट्रा कर दिए जाए रो में, तो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम बनेगी, है ना। ठीक है, एक रो कम बनेगी। ओके, आगे लिखा है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो उस केस में 2 रो और बन जाएंगी। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्लास में कितने बच्चे हैं ये बताना है हमने। तो देखो क्लास में कितने भी बच्चे हों, आप एक बात समझो, मान लो कि क्लास में लेट्स सी के 36 बच्चे हैं, है ना। 2 मिनट के लिए हम ऐसा मान लेते हैं 36 स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। एक रो में मैंने 9 ले लिया है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, कुछ इस तरीके से, है ना। तो बच्चे देखो एक रो में कितने स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं।
और नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा 4 है ना। आपको देखिए ना एक रो में 9 स्टूडेंट और नंबर ऑफ रो 1 2 3 4, दोनों को इंटू करके क्या आ गया बेटा टोटल स्टूडेंट्स आ गए नहीं आ गए, है ना। तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए मेरे पास ये पता होना जरूरी हो जाता है कि एक रो में कितने बच्चे हैं और टोटल कितनी रो है। तो मैंने वही सबसे पहले लेट किया कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो एक्स, मैंने मान लिया कि एक रो में एक्स स्टूडेंट है यानी कि यहाँ पे एक्स रहेगा, और एंड द टोटल नंबर ऑफ रोज बी वाई, और जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो वाई है। तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इक्वल टू एक्स वाई, है ना। ठीक है, पहली बात तो ये थी। ठीक है, पहली बात तो ये थी। अब आगे देखते हैं एक बार ना, आगे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, उसको समझेंगे अच्छे से। ओके तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लें आप लोग। कहता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, यानी कि 3 स्टूडेंट अगर मैं एक्स्ट्रा कर दूं रो में तो कहते हैं कि देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम हो जाएगी। देखते हैं एक बार ना, 3 स्टूडेंट ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ सिचुएशन तो यही लग रही है, मेरे को लग रहा है इसका आंसर भी यही होगा। देखो ना इसके सिचुएशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। समझो जरा ध्यान से, क्या कह रहा था, कह रहा था कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, यानी कि हर रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दो। तो 3 स्टूडेंट मैंने यहाँ से उठाए, यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिए, फिर 3 स्टूडेंट यहाँ से उठाए, दूसरी रो में एक्स्ट्रा कर दिए, फिर तीसरी रो में एक्स्ट्रा कर दिए, तो एक रो कम हो गई नहीं हो गई हमारे पास, है ना। तो बात को समझो क्या कहना चाह रहा था। यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे कुछ ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं 3 स्टूडेंट कम कर दूं, रिपीट कर दूं, पढ़ देता हूं एक बार ना। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, यानी कि हर रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दें, तो रो में पहले कितने बच्चे थे, एक्स थे, अब कितने हो गए, एक्स प्लस 3 हो गए। ऑब्वियस सी बात है, पहले रो कितनी थी, वाई थी, है ना, पहले रो वाई थी ना, अब कितनी हो गई बच्चे, देखो ना, अब एक रो कम हो गई है जितनी भी थी। अब इन दोनों को इंटू करके क्या आता है, इन दोनों को इंटू करके क्या आता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो एक्स वाई है ना। आप खुद चेक कर लो बच्चे, इसको आगे पीछे करने से क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, पहले भी 36 थे, अभी भी 36 ही है। ठीक है, बात को समझो। तो ये पहली सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं ये वाला काम रफ कर देता हूँ जिससे कि दूसरी सिचुएशन भी आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और दूसरे सिचुएशन के लिए देखते हैं क्या बोला है, उसको समझेंगे। तो देखते हैं आगे। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई आएगा, ये माइनस का एक्स हो गया, ये 3y हो गया, और ये एक्स वाई हो गया, ये तो हो गया कैंसिल, है ना। एक सेकंड, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक्स वाई और ये माइनस का एक्स, ठीक है, ये 3y, अच्छा 3 मतलब 3 नहीं लिखा ना मैंने, हाँ एक सेकेंड, माइनस का 3 है ना, अब ठीक है, इक्वल टू में एक्स वाई, अब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या बच्चे, माइनस का एक्स प्लस का 3y, और ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो सेकंड इक्वेशन देखते हैं जरा क्या कहना चाहता है सेकंड में। सेकंड के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में, कहता है कि सेकंड सिचुएशन में इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, यानी कि हर रो में से 3 स्टूडेंट्स को लेस कर दो, कम कर दो, तो कह रहे कि देयर वुड बी 2 मोर रो, तो 2 और रो बन जाएंगे। देखो मैंने यहाँ से ये 3 स्टूडेंट कम करे, यहाँ से 3 कम करे, यहाँ से 3 कम करे, यहाँ से 3 कम करे। अब देखते हैं कि कितनी रो और बन गई। देखो ये 3 मैंने यहाँ पे लगाए, 1 2 3, फिर ये वाले 3 लगाए, 1 2 3, ये दोनों लग गए ना। अब ये वाले लगाए, क्योंकि ये रो अब तो आगे लगा नहीं सकता, तो 1 2 3, ये वाले भी लग गए, अब ये वाले लगाए तो 1 2 3। देखो ना, अब ये 2 रो एक्स्ट्रा हो गई ना, हो गई भाई। अगर मैंने हर रो में से 3 स्टूडेंट कम करे तो 2 रो बढ़ गई ना, बात को समझो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं कहना क्या चाह रहा था। कह रहा था कि हर रो में से 3 स्टूडेंट कम करने को कह रहा था। तो पहले मेरे पे हर रो में कितने स्टूडेंट थे, एक्स स्टूडेंट थे, अब कम करके एक्स -3 हो गए। अब पहले रो कितनी थी मेरे पे, पहले रो थी वाई बेटा, अब रो कितनी हो गई, 2 एक्स्ट्रा हो गई, तो वाई +2 हो गई। और दोनों को इंटू करके भाई रो और कॉलम को इंटू करूंगा मैं, तो क्या आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आता है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा ना चेंज होंगे, मैंने बताया भी था, है ना। तो एक्स वाई आएगा, तो ये हो गया बच्चे एक्स वाई, और ये प्लस का 2x, ये माइनस का 3y, और ये 3 to the 6 माइनस का इक्वल टू एक्स वाई। ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये बचा क्या, 2x - 3y, और ये 6 उधर ट्रांसफर कर देते तो +6 हो जाएगा। ओके, तो बेटा इसके बाद मैं आपसे, चलो छोड़ो मैं करा ही देता हूँ, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगना है। देखिए, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसके आगे ट्राई करें एक बार,
और जैसे कि मैं बताता भी हूँ कि जब भी वीडियो को देखो तो आपके पास पेन कॉपी और एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके अपने आप सेल्फ ट्राई करें इसको, बाकी मैं करा रहा हूँ इसको सॉल्व। तो देखिए मेरे को साइन बदलने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो देखिए ये था माइनस का x प्लस का 3y इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया तो x बचा खाली। देखो ना, चेक करो भाई, 2 में से 1 गया तो एक ही x तो बचेगा, और ये 6 3 9 हो गया। और वैसे भी हम पहले सेटिस्फाइड कर चुके थे अपनी जो हमने लिया था कि 9 ही आने चाहिए एक रो में स्टूडेंट ना, तो 9 ही है। ओके, अब x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट या सेकेंड केस में। फर्स्ट में करते हैं, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट देखते हैं एक बार ना। तो x की वैल्यू 9 और ये माइनस एज इट इज, प्लस का 3y है। ओके, और इक्वल टू में 3, ठीक है। तो देखिए ना, 3y इज इक्वल टू ये 3 और ये 9 प्लस का हो गया। तो y इज इक्वल टू 9 और 3 12 होते हैं, और अपॉन में 3 चौक 12। तो वैसे भी हमारी 4 ही रो बनी थी, आपको पता होगी, है ना। और हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 9 चौक 36 ही आ रहे थे, तो बिल्कुल ठीक है ये तो, है ना। तो हैंस द टोटल, या फिर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितने थे बेटा, इक्वल टू एक्स वाई थे, नहीं थे। तो x की वैल्यू 9 आई है, y की वैल्यू 4 आई है, यानी कि 36 इसका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ना, ट्रायंगल का भी यूज हुआ है इसमें ना। कहता है कि इन अ ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC कोई ट्रायंगल है। ओके, कहता है कि एंगल C, इसमें जो एंगल C है वो 3 एंगल B है, यानी थ्राइस ऑफ एंगल B है, ठीक है, 3 एंगल B। और इक्वल टू में ये भी बोला है, एक और रिलेशन है, ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ओके, तो फाइंड द 3 एंगल्स। एंगल C इज इक्वल टू एंगल 3B और 2 ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, फाइंड द 3 एंगल्स। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। आप एक काम कीजिए, 3 एंगल फाइंड करने सबसे पहले आप लेट कर लीजिए। लेट द एंगल A इज इक्वल टू x, डिग्री नहीं लगा रहा मैं, वैसे तो x डिग्री होना चाहिए, बट अंडरस्टूड है वो, है। एंड एंगल B इज इक्वल टू y, है ना। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा। एंगल C ले लेता हूँ सबसे पहले। तो एंगल C आप खुद देखिए कितना होगा बेटा। एंगल C थ्राइस ऑफ B है या नहीं है, तो थ्राइस ऑफ B कितना था y, तो थ्राइस ऑफ B यानी कि 3y हो जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन एक और रिलेशन दिया था आपको, ये वाला। भाई ये भी एक रिलेशन है, या फिर मैं इसको इससे भी करा सकता हूँ, है ना, रिलेट, तो वो भी एक रिलेशन है। तो इन रिलेशन का यूज करते हुए हमें एंगल ABC कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो देखेंगे ध्यान से, चलिए वो वाला रिलेशन ले लेते हैं पहले। एंगल C कह रहा हूँ, एंगल 3B यानी कि 3B लिख देता, चलो बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। 3B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, है ना। ओके, तो देखो ना, 3 तो ऐसी रहा, B एंगल B की वैल्यू y थी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और कुछ नहीं फिलहाल, है ना। और ट्वाइस ऑफ एंगल A कितना था, x था, और एंगल B y था, है ना। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 3B यानी कि 3y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y। अब लाइक टर्म एक तरफ करेंगे तो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 2x। तो 3y माइनस 2y दैट इज y इज इक्वल टू 2x। चलो इसका यूज करेंगे हम आगे ना। ये एक इक्वेशन बना लिए, इस इक्वेशन का आगे यूज करेंगे, ठीक है। देखते हैं एक बार। तो अब एक बात बताओ, मेरे पास जो रिलेशन था वो तो मैंने यूज कर लिया, अब इसके अलावा तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं। तो बच्चे आप खुद सोचो कि जो ट्राइंगल्स होता है उनके एंगलों के बीच में क्या रिलेशन होता है बेसिकली। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, नहीं आया। देखिए बेटा, मैंने आपको पता होगा कि तीनों एंगलों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है ना। तो एक ये भी रिलेशन है हमारे पास, उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, पता ही होगा आपको। तो एंगल A कितना था बच्चे, x था, B कितना था, B था y,
और सी कितना था, देखो सी 3y था, चेक कर लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो x तो एज इट इज, ये 3y और y मिलके हो गया 4y, 180 डिग्री। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं। अब अच्छा एक बात हो, इसको है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, बहुत ईजी है, क्योंकि देखो ना आपको ऑलरेडी उसी पैटर्न में दे रखा है कि सब्स्टिट्यूशन वाले पैटर्न में, तो डायरेक्ट y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, है ना। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, x प्लस 4 इंटू वाई, है ना, y की वैल्यू कितनी थी, 2x थी, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू कितना था, 180 डिग्री। तो देखिए ना, x प्लस 4 टू सा कितना होता है बेटा, 8x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आ गया बच्चे, चेक कर लो, 9 टू सा 18 और 0 का 0, दैट इज 20 डिग्री आ गया, है ना। अब x को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं फर्स्ट में, तो y भी आ जाएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 20 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखते हैं तो एक बार, सो y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, सो y इज इक्वल टू 40 डिग्री, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, x भी आ गया, y भी आ गया है, लेकिन आपका आंसर नहीं आया है। आपको आंसर में क्या निकालना था, तीनों एंगल निकालने थे भाई, है ना। तो चलो देखते हैं। तो हैंस द रिक्वायर्ड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर। देखो ये वाला पोर्शन जो है, ये मैंने आपको हिंट के लिए, मतलब अलग से अपने लिए समझने के लिए लिखा था, आप उसको नोट नहीं करेंगे, क्वेश्चन ये है। हाँ, तो आर एंगल ए कितना था बच्चे, x था, यानी कि 20 डिग्री। एंगल बी चेक करो कितना था, y था, मतलब 40 डिग्री। और एंगल सी आप चेक कर लो, 3y था ना, तो 3 इंटू वाई, देखो ना y की वैल्यू 40 है, 4 इंटू 3 करो तो 120 आएगी, 4 12 120। तो ये आपके तीनों एंगल्स आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं फिर आगे, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले सेल्फ ट्राई कर लें, उसके बाद आप देखें, एक बार चेक करें मेरे सॉल्यूशन के साथ अपने सॉल्यूशन को, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, उन्होंने बहुत बार कराया भी स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में, है ना। तो इसमें लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन एंड वाई एक्सिस, यानी कि इन दोनों लाइनों, देखो ना ये कोई ग्राफ ऐसा सा बनेगा, मान लो कि एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, है ना। इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन को छील दिया और कह रहा है कि वाई एक्सिस, तो इन दोनों लाइनों और वाई एक्सिस ये, तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना। तो इस ट्राइंगल के आपसे कोऑर्डिनेट भी मांग लिए गए हैं। खैर ये तो रफ काम था, पता नहीं हमें कैसा ट्राइंगल बनने वाला है, वो तो फाइंड करने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल हम देखते हैं ये फर्स्ट और ये सेकेंड, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ले ली, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चे, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। मैंने आपको बताया था कि जो भी वेरिएबल आपको ज़्यादा इजी लगता है आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो y उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5x, ये इधर आया -5, और y उधर गया +5y। तो अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसे करके बात ही किया ना भाई, उसको लेफ्ट को राइट में लिखो, राइट को लेफ्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अब मैं यहाँ पे एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन बना लेता हूँ, कि कम से कम 2 सॉल्यूशन तो निकालने पड़ेंगे ना। तो देखते हैं 1 बाय 1। तो पहले तो 1 ही ले लेते हैं, x की वैल्यू देखो ना, 1 लूँगा तो 5 × 5, 5 में 5 गया, y की वैल्यू 0 आ गई, बहुत ईजी था ये तो। और साइड में अगर आपको नहीं समझ में तो आप रफ में करें साइड में, है ना। अब क्या लें, 2 ले लेते हैं यार, 5 to the 10, 10 - 5 करेंगे तो 5, ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो देखिए सेकेंड से देखते हैं क्या है बच्चे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, ओके। तो y को सिमिलरली ऐसी है, y को उधर इसको उधर लेके आया तो कितना बना, देखो ना 3x माइनस 3 और इक्वल टू y पॉजिटिव है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख लिया, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 3x माइनस 3। तो 2 सॉल्यूशन एटलीस्ट फाइंड करने होंगे यहाँ पे हमें। सो x ये y, अब देखो ना पहले में तो 1 ही पुट कर दो, इजी है, तो 0 आ जाएगा, और दूसरे में 2 पुट कर दो, चलो तो 3 to the 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, बस दैट्स इट, काम हो गया है, ओके। अब इसका ग्राफ बनाना है, देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ग्राफ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन जाएगा, है। तो हम ज़्यादा बड़ा ग्राफ बना भी नहीं रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना लेते हैं ग्राफ को, और मेरे को मैक्सिमम 5 तक जाना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो 6, 1 2 3 4
5 6। अब देखो मेरी तरफ रफ में नहीं बनाना ग्राफ आप फेयर में ही बनाएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वरना यहाँ से क्लैरिफिकेशन नहीं होती है इतनी ना, क्लैरिटी नहीं आएगी आपको आपके सॉल्यूशन में इतना। तो आप पेंसिल कॉपी का यूज़ करके, रफ कॉपी का यूज़ करके उसी में ही बनाएं इसको। तो ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश कहते हैं, ये वाई डैश, ये वाई एक्सिस, है ना, ये तो पता है सारी चीज़ें। अब 1 बाय 1 देखते हैं। 1,0 तो एक्स की वैल्यू 1 पे पॉइंट है, वाई तो 0 है वैसे भी। अब 2,5 तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5, तो 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे आने वाला है ना भाई। देखो एग्जैक्ट तो ग्राफ पेपर पे ही मिलेगा, है ना, बट ऑन एन एवरेज कह सकते हो कि आप ये सही होगा, ठीक है। कुछ ऐसे से लाइन आ रही है और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना आप इस तरीके से, क्योंकि इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए ना ये, हाँ ओके ठीक है। अब देखते हैं एक बार दूसरी लाइन क्या बनेगी। 1,0 एक पॉइंट तो यही आ गया है ना, और 2,3 एक्स की वैल्यू 2 1 2 और वाई की वैल्यू +3, तो 1 2 3 इट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना, पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो कुछ ऐसे से बन रहा है ना बेटा। अब देखो इसने बोला था कि आप उस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखिए जो इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस से बन रहे थे। एक बार और देख लेता हूँ, वाई एक्सिस ही बोला था ना, फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस एंड वाई एक्सिस, हाँ बिल्कुल वाई एक्सिस बोला था। तो यहाँ तक वैसे कोई गलती तो लग नहीं रही है और यही होना चाहिए। तो बच्चे देखो ना, वाई एक्सिस ये वाली है और ये दोनों लाइनें है ना, तो इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस से ट्रायंगल यही वाला तो बन रहा है। शेडेड करने को बोला नहीं है, लेकिन मांग लिया जाए तो इसलिए मैं शेडेड कर रहा हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं एक बार, ये मान लेते हैं ए, ये बी, और देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, इसको सी मान लेते हैं। अब इनके कोऑर्डिनेट भी लिख रहे हैं हमने, चलो वो तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, लिख देंगे, बहुत ईजी होता है। और अगर आपके पास ग्राफ होगा तो आप डायरेक्ट ही ग्राफ में आपको नजर आ जाएंगे, है ना, तो ग्राफ पे डायरेक्ट हो सकता है, ओके। तो देखते हैं एक बार इसके वर्टिसेस कैसे निकालेंगे। बात ये है, देखिए मेरे पास ए का तो मेरे को पता है, क्योंकि ये तो यही पॉइंट है 1,0, है ना, तो ये तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। बट बी और सी में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि बी वैसे देखने में लग रहा है कि -2,0 होगा, है ना, -2,0, बट सॉरी 0,-2 होगा, बट अभी कह नहीं सकते क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। तो देखते हैं, देखो अब इस लाइन को देखो जरा, ये वाली लाइन है कौन सी, ये वाली लाइन है, ये वाली, यानी कि दूसरी लाइन है ना, दूसरी लाइन है ना, यानी कि सेकंड लाइन है। और लाइन के इक्वेशन भी लिख लो इनके ऊपर। ये फर्स्ट वाली थी, फर्स्ट वाली क्या थी, 5x - y = 5, और सेकंड वाली थी 3x - y = 3, ठीक है। आप थोड़ा सा क्लियर करके लिख लेना, हाँ। तो मैं देखता हूँ ये वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन सेकंड वाली थी, सेकंड वाली यानी कि 3x - y = 3। तो बच्चे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप देखिएगा, देखो बात को समझो, ये वाई एक्सिस है और जो हमारे पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं वो हम वाई एक्सिस पे ढूंढ रहे हैं ना, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, हमें पता है। तो एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा। ये रफ में काम कर रहा हूँ मैं एक तरीके से आपको समझाने के लिए। तो -y = 3, ये तो हो गया खत्म, यानी कि -y = 3, तो y = भाई माइनस उधर हो जाएगा, तो -3। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बच्चे, चेक कर लो आप, x की वैल्यू 0 पे y3 आ रहा है ना, x की वैल्यू 0 पे y3 आ रहा है, तो यानी कि b के कोऑर्डिनेट आ गए 0, -3। लेकिन मैंने आपको बोला था 0,2, क्योंकि मुझे देख के लग रहा था ऐसा कि 0,2 हो सकता है, ठीक है। अब सी और देखते हैं, है ना, सी और देख लेते हैं एक बार। तो सी के लिए अब मेरे को देखना है कि सी जो है किस लाइन से बन रहा है, तो पहली लाइन से बन रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या थी बच्चे, 5x - y = 5 थी। अब देखो ना यहाँ पे भी तो वही बात है कि x y एक्सिस पे पॉइंट है, तो इसका मतलब x 0 है, तो यहाँ पे तो 0 आ जाना है, और y = 5, तो y = 5, माइनस का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो सी के आ गए हैं बच्चे 0, -5। तो आप अपने आंसर को साइड में लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, hence the vertices of triangle ABC are देखो ना, A की बात करें तो 1,0, B की बात करें तो 0, -3, एंड C की बात करें तो 0, -5। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि आपके पास कुछ लीनियर इक्वेशंस के पेयर हैं और आपने उसको सॉल्व करना है, और इसने ये भी नहीं बताया कि किस मेथड से करना है। तो फिर आपकी मर्जी है,
आप चाहे तो एलिमिनेशन, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं ना। तो जब जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन मेरी ये राय है आपके लिए कि बच्चों जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करना ना, जिसमें आप देख रहे हैं कि ABC की जो वैल्यू है वो कुछ मतलब लाइक 2-3 न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं है ना, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, ज़्यादा बेटर होता है वो, है ना, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो देखते हैं इसको बच्चे। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको करने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो राइट हैंड साइड में अगर कुछ है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आना और राइट हैंड साइड में 0 रखना। तो जब ये इक्वल टू के उस तरफ था तो मैं इसको इक्वल टू के इस तरफ लाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे बच्चे, माइनस का हो जाएगा ना, बस यूँ करके, और इक्वल टू 0। सिमिलरली ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0, बस ऐसे ही तो होगा। हाँ तो ठीक है, देखते हैं आप। तो देखिए मैंने इसके बाद बताया था आप वैल्यू निकालिए B1 B2, ठीक है, C1 C2 और A1 A2 B1 B2। खैर ये तो फॉर्मूले की डेरिवेशन हो जाएगी, है ना, इसके इससे यूँ करके, बट आप रहने दीजिए, आप खाली वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है, वैल्यू लिखनी जरूरी हो जाती है। तो B1 B2 की वैल्यू कितनी थी, देखो ना, Q और माइनस का P, है ना भाई, कोफिशिएंट ऑफ Y को तो कहते हैं C1 और C2 की वैल्यू ये, तो ये है माइनस का P माइनस Q, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ओके, और C2 की वैल्यू माइनस का P प्लस Q। A1 A2 की वैल्यू चेक कर लो, देखो ना P और Q तो है, ओके। तो देखिए x, ये y, ये 1, कुछ फार्मूला ऐसा सही बताया था ना आपको, और फार्मूले में भी मैंने बताया था कि B1 से स्टार्ट होगा, B1 के बाद C2 आता है, B1 के बाद B2, C1 आएगा, C1 पे एंड हुआ तो C1 से स्टार्ट करेंगे, C1 के बाद A2, फिर C2 A1, फिर A1 पे एंड हुआ तो A1 B2 A2 B1, है ना। फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा रखा है पहले, ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में, तो उसकी दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू पुट करते हैं। B1 देखो ना, B1 कितना ठीक है, C2 ये रहा, यानी कि माइनस का P प्लस Q, तो ये माइनस होने की वजह से डबल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर ये माइनस, और B2 माइनस P है ना, फिर C1 चेक कर लो भाई, माइनस का है P माइनस Q, माइनस का, तो इधर भी डबल ब्रैकेट आएगा, इक्वल टू में y अपॉन, तो y अपॉन C1 की वैल्यू माइनस का P माइनस Q, कुछ इस तरीके से, और फिर A2 देखो ना, A2 है Q, और फिर C2 है बेटा माइनस का P प्लस Q है ना, ओके। C2 के बाद A1 P, कंप्लीट। अब इक्वल टू में 1 के अपॉन में देखते हैं क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले तो A1 यानी कि P है, उसके बाद B2 यानी कि माइनस P, फिर पीछे माइनस A2 है Q, और आफ्टर दैट लास्ट में B1 कितना है, Q है जी। तो कंप्लीट सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो चुकी है, बस अब आपने सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से लिखना जरा। x के अपॉन में देखो ना, इस माइनस को चाहूँ तो मैं बाहर ले सकता हूँ और चाहूँ तो मैं अंदर इंटू कर दूँ, तो अंदर इंटू करने में ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, तो अंदर इंटू करेंगे। तो देखो इसको इससे किया तो माइनस का PQ आएगा, इस माइनस से तो माइनस का PQ, फिर इसको इससे किया तो माइनस का ही Q स्क्वायर आएगा। ओके। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि यार देखो एक माइनस तीन माइनस आ रखे हैं, तो बच्चे जनरली यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों से यहाँ पे जनरली गलतियाँ हो जाती हैं। तो देखते हैं एक बार इसको कैसे कर सकते हैं। आप इसको देखो समझो, आप एक काम करो, ये वाला माइनस आपने यहाँ पे लगा दिया है, अब इस वाले पार्ट को अलग ब्रैकेट में रख लो और इस वाले पार्ट को आप अलग ब्रैकेट में सॉल्व करो, यानी कि इस वाले पार्ट को बीच का माइनस एल रहने दो। तो देखो सबसे पहले तो ये माइनस ये हो गया प्लस, है ना। अब यहाँ पे P है प्लस का और ये वाली वैल्यू है P माइनस P, तो अब प्लस के P को इससे मल्टीप्लाई करा दो आप, तो ये बन जाएगा P स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस का PQ, आप चेक कर सकते हैं, है ना। ओके, आगे देखते हैं y अपॉन में, तो देखो ये हो गया PQ बट माइनस का, और ये माइनस प्लस का Q स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं ये वाला माइनस अभी मैंने एज इट इज रख दिया, और इसको मैं देखता हूँ एक बार। अच्छा एक बात है, डायरेक्टली माइनस प्लस कर दूँ और सेम तो करा देता हूँ फिर, तो ये प्लस कर दिया मैंने और ये हो गया P स्क्वायर और ये भी हो गया प्लस का PQ, चेक कर सकते हैं आप। और इक्वल टू में 1 के अपॉन में क्या आने वाला है, माइनस का P स्क्वायर और माइनस का ही Q स्क्वायर, ठीक है ठीक है। अब देखिए x अपॉन में, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दूँ,
अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ इस स्टेप में तो मेरा एक स्टेप बच जाएगा और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा देखो पी स्क्वायर माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, है ना, साइन चेंज होंगे ना, बाहर माइनस था तो मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। इससे मेरे को बेनिफिट क्या मिला कि पी क्यू से पी क्यू यहीं पे कट गया और बचा के इसके अपॉन में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और दो बोथ आर नेगेटिव तो माइनस को कॉमन भी ले सकता हूँ, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे देखते हैं वाई के अपॉन में, तो देखो यहाँ पे भी पी क्यू से पी क्यू कैंसिल और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, और इस तरफ 1 के अपॉन में दोनों में माइनस है तो कॉमन ले लिया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। अब मैंने इसके आगे बताया था, एक बार इसको इससे इक्वेट करा दो, एक बार इसको इससे, ऐसे करके, है ना। तो साइड में कर लेते हैं, एक काम करते हैं, जगह थोड़ी सी कम है तो यहाँ पे देखेंगे एक बार, ठीक है। तो देखो x के अपॉन में क्या है, माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसके साथ मैंने इसको लिख दिया यानी कि 1 के अपॉन में माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। अब सेकेंड वाला y को इक्वेट कराएंगे तो y के अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के अपॉन में माइनस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो ये तो पूरे कैंसिल हो गया और ये भी पूरे कैंसिल हो गए। यहाँ से तो डायरेक्ट ही आप देख सकते हैं x की वैल्यू 1 आ रही है, और अगर यहाँ से ध्यान दे तो माइनस बच जाएगा, तो इसीलिए -1 आएगी। ठीक है बच्चे, तो ये आपके आंसर्स हो गए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बट इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली जैसे कि मैंने इस स्टेप में बताया था ना कि माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। एक्चुअली गलती होने का भी रीज़न यही है कि बच्चे थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है और गलती हो जाती है, और बेसिकली जब ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगाते हैं बच्चे तो वहाँ पे भी थोड़ी सी गलती होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से करें इस टाइप की कैलकुलेशन को ना, थोड़ा सा टाइम, भले ही टाइम ले लें थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान से करें, है ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं बच्चों, इसका सेकंड पार्ट ना अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और मैंने जैसे कि आपको बता भी दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें तो ज़्यादा बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों से इसके आंसर नहीं आएंगे, बट उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा हेल्प मिलेगी आपको ना। तो देखते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही देख लेते हैं एक बार ना इसको। ये काम करते हैं, चलो आपको समझाने के लिए मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कराता हूँ, ठीक है। ओके, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसको। देखिए एलिमिनेशन मेथड से मेरे को एक्स या वाई के किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना होगा, है ना। तो मैंने इक्वल बनाने के लिए देखो ना, इसको ए से अगर मैं इंटू करा दूँ और इस वाले को बी से इंटू करा दूँ तो यहाँ पे बन जाएगा ए बी और यहाँ पे बन जाएगा ए बी, यानी कि इक्वल आ जाएगा। तो पॉसिबल है कि आपका काम बन जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स, है ना, और ए बी वाई और ए सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, और यहाँ पे इक्वल टू में आ गया, चेक कर लो, बी प्लस बी सी। हाँ बिल्कुल यही आएगा, ठीक है ना। अब इसके साइन बदलेंगे इसके बाद, तो माइनस 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 और ये भी माइनस, ये तो हो गया बच्चे कैंसिल, है ना। आप देख सकते हैं, अब दिस माइनस दिस करेंगे तो देखिए ध्यान से देखना, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और इसका एक्स मैंने बाहर ले लिया। देखो अगर नहीं समझ में आया तो मैं साइड में बताता हूँ, ए स्क्वायर एक्स था, फिर माइनस का बी स्क्वायर एक्स था, ठीक है। अब देखो ना यहाँ से मैं एक्स को कॉमन नहीं ले सकता, है ना, ऐसे करके, तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, बस फर्क इतना है। ओके, अब देखिए इसको, अच्छा इस वाले को भी मैं साइड में बताता हूँ। देखो ए सी था प्लस का और बी था माइनस का यहाँ पे, और ये वाला भी माइनस का था बी सी। इधर मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे तो देखा जाए तो कुछ करने को कोई खास है नहीं, क्योंकि देखो सी यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ या बी इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, बट कोई बेनिफिट मिलने का नहीं है, कुछ लग नहीं रहा कि कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल। तो ये ए सी, ये माइनस का बी सी और ये माइनस का बी, ये एज इट इज। तो बच्चे एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए सी माइनस बी सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काफ़ी लेंदी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, फिर इसको आगे करते हैं, है ना। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ तो बच्चों इसका जो आंसर है वो कुछ ये है, मतलब अपना आंसर गलत नहीं है, अपना आंसर बिल्कुल ठीक है, बट फर्क इतना है इन्होंने कॉमन ले रखा है। देखो ना, इन्होंने सी को कॉमन लिया है, तो जाहिर सी बात है इनमें से सी को कॉमन लिया है। अब देखो ना, अगर मैं भी इन दोनों में से सी कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, सी बाहर आ गया, यहाँ से ए बच गया, यहाँ से माइनस का बी बच गया, और ये माइनस बी बाहर है। तो देखो सेम बन गया नहीं, बन गया न्यूमरेटर हमारा भी, तो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो मैं अगले स्टेप में सी को कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो अंदर ए माइनस बी और ये माइनस का बी एज इट इज, और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे इन्होंने आंसर छोड़ दिया है ना, और वैसे भी इसके आगे कुछ हो भी नहीं रहा है, तो इसके आगे करिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब वाई और निकाल लेते हैं बच्चे। तो वाई निकालने के लिए मैंने आपको बता भी रखा है कि एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करते हैं, एक्स निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो पुटिंग
एक्स इज इक्वल टू सी ए माइनस बी माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। तो देखिए फर्स्ट में मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ए था वहाँ पे लिखा हुआ, वो एज इट इज एक्स की जगह की पूरी वैल्यू आएगी उधर, तो इसको मैं ऐसे करके ब्रैकेट में लिखा हूँ सी ए माइनस बी माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ ऐसे करके, ठीक है। और प्लस का बी वाई था, चेक कर सकते हैं आप, और इक्वल टू में सी था, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा आपको। अब देखो ना, मैं इस वाली टर्म को उठा के उधर भेज रहा हूँ, क्योंकि यार सिंप्लीफाई करना है, वाई निकालना है, तो मेरे को सबको ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये तो रहा इधर बी वाई और ये था इधर सी। अब ये इधर आया तो नेगेटिव हो गया, है ना, प्लस से माइनस पर जाएगा। और साथ साथ ये अंदर मैं इंटू कर दूँ, ए को इससे इंटू करा देता हूँ, देखो ना, तो क्या बचेगा ए सी और ए माइनस बी, और जब ये ए से इंटू है तो इससे भी इंटू होगा, तो ये हो जाएगा ए बी। और अपॉन में क्या था बच्चे, चेक कर लो, अपॉन में था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सावधानी से करना बेटा, कैलकुलेशन अगर हल्की सी भी गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखो इसके आगे इसके अपॉन में 1 लगा के मैं दोनों का एलसीएम लेने जा रहा हूँ, और कोई चारा भी नहीं है ना, तो एलसीएम लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है बी वाई इज इक्वल टू, जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, है ना। अब ये इधर इंटू होगा तो देखो ना क्या आएगा, ए स्क्वायर सी आएगा, नहीं आएगा, ए स्क्वायर सी, और फिर ये इधर होगा तो माइनस का बी स्क्वायर सी आएगा, बी स्क्वायर सी, और 1 से इधर इंटू करेंगे तो सेम ही रहने वाला था। चलो इस वाले ब्रैकेट को ओपन करके देखते हैं फिलहाल, है ना, इस वाले ब्रैकेट को ओपन करके देखते हैं। अच्छा एक बात और, देखो बीच में जो साइन है वो माइनस का है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन बदलेंगे सबके, तो इसीलिए मैं ब्रैकेट के अंदर ही लिखा होगा, है ना, ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने इसको ओपन किया, एसी को ऐसे किया, तो ये बन गया, आप चेक कर सकते हैं ए स्क्वायर सी, है ना, देखो ए स्क्वायर सी, फिर इसको मैंने किया तो ये बन गया ए बी और ये सी, ए बी सी माइनस का ए बी सी, ओके, और माइनस का ए बी एज इट इज आ गया भाई, यही आने वाला है ना। देखो ना, ए स्क्वायर सी और ए बी सी और ए बी एज इट इज, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। सो बी वाई इज इक्वल टू, अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, और सबके साइन बदल जाएंगे, तो ए स्क्वायर सी हो गया नेगेटिव, ए बी सी हो गया पॉजिटिव, और ए बी भी हो गया पॉजिटिव, है ना। पता है आपको क्यों साइन बदले, बाहर माइनस था क्योंकि, और ये तो अब वक्त आ गया है कि हम वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। तो ए स्क्वायर सी, ये प्लस का, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, ओके। तो यहाँ पे है बी स्क्वायर सी और यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे कुछ ए बी, ओके। तो ये बचा हुआ है हमारे पास, और इसमें भी बी है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। तो एक काम करते हैं, मैं बी को ले जाऊँ कॉमन, है ना, फिलहाल। तो मैंने बी को कॉमन लिया तो अंदर देखो क्या बचेगा भाई, यहाँ पे तो बचा माइनस का बी सी, चेक कर सकते हो आप, बी सी बचेगा ना, और यहाँ पे बचेगा प्लस का ए सी, ये देखो ना, ए सी तो बचेगा और ये प्लस का ए बचेगा, और होल अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और देखो ना ये 20 के साथ इंटू में था, यहाँ से यहाँ पे डिवाइड में लिख दूँ मैं इसको, और फायदा ये मिल गया कि बी से बी कैंसिल भी हो गया। वैसे तो मेरी वाई की वैल्यू यही होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि जैसे यहाँ पे कॉमन लिया था, तो हो सकता है यहाँ पे भी इन्होंने सी को कॉमन लेके लिखा हो, तो मैं सी को कॉमन लेके लिख देता हूँ एक बार आंसर। तो वाई इज इक्वल टू, देखो सी के साथ साथ सी कॉमन ले रहा हूँ बस खाली, जब सी कॉमन लिया इन दोनों में से तो ए पॉजिटिव था और बी बचा नेगेटिव, है ना, और ये प्लस का ए, और अपॉन में क्या बच रहा है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से कराया, तो मेरा एलिमिनेशन मेथड से लगाने का जो पर्पस था वो यही था कि मैं आपको ये बात बता दूं कि कहीं आप सोच रहे हो कि सिर्फ ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट मैंने ये बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जनरली बच्चे गलती नहीं करते हैं, वहाँ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी लगता है बच्चों को कंपेरिजन टू अदर्स ना, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए और देखते हैं इसके बाद थर्ड पार्ट। देखते हैं बच्चों थर्ड पार्ट एक बार ना। तो देखिए थर्ड पार्ट में आपके सामने ये इक्वेशन है, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि मैं आपको एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तीनों मेथड एक बार रिकॉल करा दूँ दोबारा से, तो इसीलिए मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करूँगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ज़्यादा बेटर है। तो ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरे लिए 2 है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दैट इज x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 0। ये उधर गया तो x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही करते हैं ना, किसी एक वैल्यू को फाइंड करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को। तो मैं x को फाइंड कर रहा हूँ, तो x कितना आ गया देखो ना, a y अपॉन b, यही तो आएगा, है ना। और मैंने बताया था इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया करो। अब इसको सेकंड में पुट करूँगा क्योंकि फर्स्ट से ये कैलकुलेट हुई है, ठीक है। तो देखते हैं, पुटिंग
एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए ए एज इट इज एक्स की जगह आ गया ए वाई अपॉन बी, है ना, और प्लस बी वाई है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे आगे। भाई देखो, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ए स्क्वायर वाई हो जाएगा ये, और अपॉन में बी, और प्लस का बी वाई। एलसीएम ले लूँ इसी स्टेप में साथ साथ। देखो ना, अगर मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ इसी स्टेप में, तो इसके अपॉन में 1 लगा के, तो एलसीएम में तो बी आने वाला है ना, और ये डी इधर इंटू हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर वाई। ठीक है बेटा, एक साथ मैंने 2 स्टेप कर दिए हैं, एलसीएम भी ले लिया और इसको इंटू भी कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, ऊपर वाई कॉमन है न्यूमरेटर में ना, तो वाई को मैंने जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर यहाँ से बी स्क्वायर, और अपॉन में बी था, इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा इससे कट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब ये बी इधर इंटू में जाएगा, तो 1 से इंटू के बी आएगा, है ना। यानी कि y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। कितनी आ रही है बच्चे y की वैल्यू? b आ रही है। अब y की वैल्यू को अगर मैं थर्ड में पुट करूँगा तो x निकाल लूँगा, तो पुटिंग y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थर्ड है आपके पास इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए वाई कितना था, b था, है ना, तो ए बी अपॉन बी, और b से b कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या देख रहे हैं बच्चे, है ना, x की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। ठीक है, तो x भी फाइंड हो गया, y भी फाइंड हो गया, और बहुत इजीली फाइंड हो गया। अच्छा है, चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, मतलब पार्ट 4 ना, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो बेटा देखते हैं 4th पार्ट ना एक बार। तो थोड़ा सा लेंथी लग रहा है देखने में, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समस्या क्या है, प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी सेकेंड इक्वेशन है ना, वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी मैंने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या सी उधर भी हो तो चलता है, बट लेकिन ए एक्स प्लस बी वाई तो हो। यहाँ पे तो देखो ना, ये और ये दोनों एक साथ है ना, तो इसको पहले ना इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा बेटा। तो देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकती है, उस चीज़ को समझेंगे, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ बच्चे, देखो इसको एक बार मैं x से इंटू करा दूँ तो क्या लिखूंगा, a प्लस बी इंटू एक्स, और फिर इसको y से इंटू करा दूँ तो क्या लिखूंगा, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। और अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ भी चुकी है। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को मैं एज इट इज नीचे उतार लेता हूँ, तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये सॉल्व होने लायक बन चुकी हैं, ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2, और मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि कोफिशिएंट इत्तेफाक से इक्वल नजर आ रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा बेटर रहेगा। साइन चेंज कर लें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो भैया पूरा गया कैंसिल हो गया है। अब दिस माइनस दिस, देखो ध्यान से भाई, एक्स को तो कॉमन ले लेता हूँ, बताया था ना पीछे भी, और अंदर क्या रह गया, ए माइनस बी, और फिर ये माइनस इसके साइन बदलेंगे, माइनस का ए माइनस का बी, और ये एक्स दोनों का बाहर कॉमन बन गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ही तो पूरे कैंसिल हो गया, है ना, और नहीं ये नहीं कैंसिल हो रहा, देखो ना माइनस माइनस दोनों, तो माइनस का बचा 2ab और माइनस का बी स्क्वायर, और एक माइनस का बी स्क्वायर मिलकर हो गया माइनस का 2b स्क्वायर, एक और एक 2b स्क्वायर, है ना, चेक कर सकते हैं आप। और यहाँ से माइनस का ये था, प्लस का ये था कैंसिल, और ये हो गया 2b माइनस का, और साथ में x। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे देखा कि 2b और 2b दोनों है, और माइनस b है, तो माइनस का 2b मैंने ले लिया कॉमन, मेरे को फायदा मिला क्योंकि कैंसिल भी कर सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ से बचा खाली a, वो भी प्लस का, और यहाँ पे एक भी बचा। अब देखो ना 2b से 2b और माइनस b कैंसिल हो चुका है, तो x की वैल्यू क्या देख पा रहे हैं बच्चे आप, a प्लस b तो देख पा रहे हैं आप, ये तो आ रही है ना x की वैल्यू। और अब इस x की वैल्यू को अगर आप किसी एक इक्वेशन, मैंने कहा सेकंड में पुट कर दो, ज़्यादा बेटर है, छोटी भी लग रही है, पुट कर दोगे तो y निकाल सकते हो ना। तो मैंने लिखा पुटिंग x इज इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट कर रहे हैं बच्चे, सेकंड में है, तो a प्लस बी एज इट इज, और इधर x की वैल्यू a प्लस बी, और प्लस में a प्लस बी एज इट इज, और इनटू में y था, इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो ये जो है, इसको देखो सेम है ना भाई, सेम है, तो अगले स्टेप में मैं होल स्क्वायर लगा दूँ एक को हटा के, तो यहीं पर हटा देता हूँ मैं यार, आप क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब अगले स्टेप में मैं इसको उधर ट्रांसफर करने जा रहा हूँ, तो देखिए a प्लस बी वाई इज इक्वल टू, ये तो a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। अब ये इधर आएगा तो कुछ ऐसे नहीं आएगा, है ना, और इसको जब मैं ओपन करूँगा, जब मैं इसको ओपन करूँगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
है ना। और जब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो सबके साइन बदल जाएंगे, तो माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का ही 2ab चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। मैंने एक स्टेप में डायरेक्ट कर दिया है। तो देखो माइनस का ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से, माइनस का बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, माइनस का 2ab और अपॉन में a प्लस बी। मेरे हिसाब से तो यही होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी आप आंसर को चेक कर लें, एनसीईआरटी के पीछे दे रखे होते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं बच्चों फिफ्थ पार्ट ना, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है ये, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट मैं पूरे चैप्टर में ढूंढता रहा इस टाइप के क्वेश्चंस को, अब जाके मिला बिल्कुल आखिरी में। एक्चुअली क्या है कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खास बात है, बट आप अगर इसको किसी भी मेथड से करेंगे ना तो बेटा नो डाउट ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अब देखो ना कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, और एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, सो है ना, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो इसमें बच्चे एक ट्रिक फॉलो करते हैं। ट्रिक क्या होती है कि एक बार देखो, पहले तो आप समझो कि इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक क्यों ही लगा रहे हैं। अब देखना जरा, मैं है ना यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ कुछ, सी को तो छोड़ो, खैर सी कुछ भी हो, आई डोंट नो, और आप ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको ना, सी से मतलब नहीं है। देखो आपने ध्यान दिया होगा कि जो इसका कोफिशिएंट है वो इसका कोफिशिएंट बन चुका है, और जो इसका कोफिशिएंट है वो इसका कोफिशिएंट बन चुका है, यानी क्रॉस में इनके कोफिशिएंट की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है ना, तब ये ट्रिक हम फॉलो कर सकते हैं बेटा। और आप देखिए ना यहाँ पे, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाते हैं, तो इसीलिए पहले इसको छोटा कर लेना चाहिए इस ट्रिक को फॉलो करके, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या कहती है बेटा, ये ट्रिक ये कहती है कि एक बार आप दोनों इक्वेशनों को प्लस कर दो, एक बार दोनों इक्वेशनों को सबट्रैक्ट कर दो। तो देखिए मैंने जब इनको ऐड किया, ऐड करने का मतलब क्या है कि एज इट इज मैं प्लस कर दूंगा और साइन बदलूंगा नहीं। तो मैंने जब इनको ऐड किया तो देखो क्या आएगा, देखो 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 3 में से 1 गया तो भी 2 बचा, और माइनस का आएगा। भाई चेक करो ना, यही तो आ रहा है ना, देखो ना 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, देखो प्लस माइनस, भाई ऐड का मतलब ये थोड़ा ना कि प्लस ही होगा, साइन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा यहाँ पे भी। तो माइनस किया तो 8 में से 2 गया, माइनस का आएगा, देखो माइनस का पता है, 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, और ये वाई है। और यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 4 8, और 7 का 7 और 6 का 6, 6 7 8, वाह, ठीक है ना। देखो ना 4 4 8 हो गया, और 7 0 7 और 6 का 6, और ये भी नेगेटिव आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसमें देखो नोटिस करना कि हमेशा ना इसमें कॉमन आ रही होंगी चीज़ें। जैसे मैंने देखा 2 2 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब आपने ये देखना है कि क्या यहाँ पे भी है 2 2 6, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि हाँ होना चाहिए 2 2 6 3 टाइम्स में, 2 2 6 को 3 टाइम्स में ये आना चाहिए। देखो 6 3 18 8, कैरी ओवर 1, 3 2 6 और एक 7, और 3 2 6, हाँ 6 7 8 आ रहा नहीं आ रहा, तो बिल्कुल। तो इसमें मैंने ऑब्जर्व किया था कि कॉमन आ रहा है 2 2 6, तो मैंने इसको 2 2 6 से डिवाइड कर दिया, और चलो माइनस से भी डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि सबके साइन में बदल जाए, सब में माइनस कॉमन भी है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, यहाँ पे प्लस का y आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया ओनली। अब ये क्वेश्चन नंबर मैं 3rd मान लेता हूँ, और आप खुद देखिए बच्चे पहले कितनी हैवी इक्वेशन थी और अब कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है ना। अच्छा अभी तो हमने ऐड किया था, अब इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए क्या था, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, और माइनस का था 378x और प्लस का 152y और इज इक्वल टू माइनस 604। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको पता है ना, सबके साइन बदल देते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। तो ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही करेंगे भाई। 8 और 2 10, 10 का 0, कैरी ओवर 1, तो 7 6, देखो ना ये हो जाएगा 6 पूरा, 7 5 12 13, 13 का 3, और कैरी ओवर 1, 3 में 4 1 5, देखो चेक कर लो, 8 2 10 का 0, कैरी ओवर 1, 7 5 12 13 का 3, कैरी ओवर 3 में 4 1 5 आएंगे ये, और प्लस के आएगा 530 है। अब यहाँ पे भी देखते हैं, देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन भी माइनस का ही आता है, तो यहाँ पे साइन माइनस का आने वाला है, और प्लस करेंगे तो ये चीज़ तो है भाई, प्लस करने के लिए तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 530y है ना। इधर देख लेते हैं भाई, देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, यानी कि प्लस का साइन आने वाला है। 604 में से मैं 74 को माइनस करूँगा, तो ये तो हो गया 0। अब देखो ना यहाँ पे 10, 10 में से 7 गया, 3 नहीं बचेगा, और यहाँ पे 5 बचेगा, तो यहाँ पे भी 530 आ गया। और देखो ना 530 में से कॉमन आ गया ना, ये आ गया इसमें, तो 530 से डिवाइड करते ही ये x मिला, ये y मिला, और ये 1 मिला, और ये आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल गई, आप चेक कर सकते हैं। और इसके आगे यार वैसे तो आप मेरे से मत करवाओ, क्योंकि इसके आगे कुछ करने को रह ही नहीं गया है क्वेश्चन में ना,
इसके आगे तो सिर्फ आपने एलिमिनेशन मेथड लगा देना है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, है ना। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, देखिए बाय एलिमिनेशन मेथड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल, ये 2x और ये 4, तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 आ रही है ना। और पुट कर देते हैं x की वैल्यू को 3 में या 4 में, किसी में भी, तो 3 में कर देते हैं पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो 3 में डाला, यानी कि 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी कि y की वैल्यू आप देख लो 1 आ रही है। तो देखो ना बच्चे कितना ईजी हो गया ये, है ना। और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता, तो कितनी दिक्कत वाली बात थी बेटा, है ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप की इक्वेशन पे मैंने आपको बताया, पहले एज इट इज ऐड कर दो, फिर एज सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे नई नई इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, उनको फिर आप सॉल्व करो। देखो ना कितनी ईजी बन जाती है इक्वेशन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ना। हाँ तो बच्चों देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, और सेम ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सी फिगर आप देख सकते हैं। कहता है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के आपने एंगल्स फाइंड करने हैं। देखो सबसे पहले एक बात समझो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। पहली बात तो ये देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बन रहा हो और उसके चारों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हो। पहली बात तो ये है। सेकंड बात ये कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर आपको याद हो तो 9th क्लास के चैप्टर 10 यानी कि सर्कल में आपने पढ़ा होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम थी वहाँ पे ना, ठीक है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चे, कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो बस हम इसी रिलेशन को पकड़ेंगे, ठीक है, और फिर करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं एक बार। तो मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ बेटा, है, इसको मैं प्रॉपरली नहीं करा रहा, तो मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ। तो देखो, अकॉर्डिंग टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चलो मैं पहले वैसे लिख देता हूँ, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। भाई ये होगा नहीं होगा, मैंने बताया ना अपोजिट एंगल का सम। तो A की वैल्यू क्या है, 4y प्लस 20 है, और C की वैल्यू है माइनस का 4x, तो माइनस का 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो ना कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 4x, ये आ रहा है 4y, और 120 और 180 है ना, और 20 उधर जाएगा तो 160 लिख दो डायरेक्ट 160। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, ठीक है। आप चाहो तो 4 से डिवाइड कर सकते हो, चाहो क्या यार, कर दो ना, 4 से डिवाइड करके छोटी रहेगी, तो ये माइनस x, ये प्लस का y, और ये 4 चौक 16 यानी कि 40। तो आप इसको मानो इक्वेशन नंबर 1 ना। हाँ, अब देखते हैं दूसरी। भाई जैसे A और C का सम है 180, ऐसी B और D का भी तो सम है ना 180, है ना। तो B की वैल्यू कितनी है, देखो चेक करो, 3y माइनस 5 है, और D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7x और प्लस का 5 इक्वल टू 180, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ मैं भी यार। तो 3y एज इट इज, 7x भी एज इट इज, और 5 से 5 पे तो गया बाय बाय, तो 180 आने वाला है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 देख लूँ ये सही है या कुछ गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि ये तो काफ़ी सिंपल हो गई थी ना, इसीलिए। तो B की वैल्यू कितनी थी बेटा, B की वैल्यू थी 3y माइनस 5 थी, और D की वैल्यू माइनस 7x प्लस 5 थी, तो 5 से 5 कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। और माइनस का 7x प्लस का 3y बराबर 180। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप इसके आगे कर सकते हो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करो। इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा बच्चे, x y की वैल्यू आएगी, है। अब x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, सॉरी y की वैल्यू a में कुछ भी आएगी। मान लो कि y की वैल्यू लेट से 10 आई है, मान लो कि 10 आई है भाई, 10 पुट करा तो 10 को 4 से इंटू किया तो 40, ठीक है। 40 और प्लस 20 करेंगे तो 60, तो एंगल कितना आ गया, 60 आ गया ना। समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप सारे एंगल्स कैलकुलेट कर लेना एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये थी बेटी पूरी ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7, और मैंने पूरे क्वेश्चंस इसके करा दिए हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आपका सॉल्यूशन बताऊँगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।